हेलो अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। लास्ट लेक्चर में हमने कंप्यूटर की मेमोरी के बारे में लेक्चर नंबर 13 हमने कवर किया था, जिसके अंदर हमने कंप्यूटर की मेमोरीज के बारे में पढ़ा था। तो आज हम अपना लेक्चर नंबर कोर्स को कंटिन्यू करते हैं। लेक्चर नंबर 14 to 16 आज हम ये लेक्चर करेंगे। इस लेक्चर के हम पढ़ेंगे हम टाइप्स ऑफ द रैम जो हमने लास्ट टाइम क्या करी थी। अब उसकी जो फर्दर और भी टाइप्स आती है, डी रैम और एस रैम, वो हम आज क्लियर करेंगे, मेमोरी सेल करेंगे और डी रैम एंड द एस रैम एंड द टाइप्स ऑफ द रोम की जो टाइप्स हैं उसको आज हम ये सारा टॉपिक आज हम क्लियर करेंगे। रैम रैंडम एक्सेस मेमोरी जो कि फर्दर डिवाइड होती है टू कैटेगरीज के अंदर, डी रैम और द एस रैम। डी रैम स्टैंड फॉर द डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी एंड एस फॉर द स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। डी रैम क्या होती है? इट इज़ मोस्ट कॉमनली रेफरेंस टाइप्स ऑफ द रैम। जो सब में ज़्यादा इस्तेमाल होने वाली जो रैम के अंदर जो टाइप है वो डी रैम इस्तेमाल होती है, जो कि कैपेसिटर पे बेस करती है। इट यूजेज द कैपेसिटर टू स्टोर द डेटा। ये कैपेसिटर इसमें यूज़ होते हैं डेटा को स्टोर करने के लिए। सिंगल कैपेसिटर स्टोर द 1 बिट ऑफ डेटा। जो सिंगल एक कैपेसिटर होगा वो एक बिट को स्टोर करेगा, या फिर वो 0 हो सकता है या फिर वो 1 हो सकता है। इफ़ द चार्ज इज स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर इट मीन्स इज होल्डिंग ऑन। अगर कैपेसिटर वो चार्ज है तो इसका मतलब ये है कि उसने 1 वैल्यू अपने अंदर स्टोर की हुई है। अगर चार्ज स्टोर्ड नहीं है, इफ नो चार्ज इज स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर इट मीन्स इट होल्डिंग 0। अगर कैपेसिटर चार्ज होगा तो वो अपने अंदर वैल्यू 1 स्टोर करेगा। अगर कैपेसिटर चार्ज नहीं होगा तो वो 0 वैल्यू अपने अंदर कंसीडर करेगा डी रैम के अंदर। डी रैम इज मेड ऑफ द कलेक्शन ऑफ द कैपेसिटर। डी रैम जो है वो कैपेसिटर ऑफ कलेक्शन से मिलकर बनी होती है, यानी कि बहुत सारे कैपेसिटर यूज होते हैं फॉर द स्टोरेज ऑफ द प्रोग्राम एंड द डेटा। ईच ऑफ द कैपेसिटर कार्ड द मेमोरी सेल। जो हर एक जो कैपेसिटर है जो डी रैम के अंदर इस्तेमाल हो रहा है डेटा स्टोर करने के लिए, तो हम उस सब कैपेसिटर को हम कहेंगे मेमोरी सेल। एक कैपेसिटर एक मेमोरी सेल, 1000 ऑफ द कैपेसिटर 1000 ऑफ द मेमोरी सेल। और ट्रांजिस्टर इज यूज टू हेल्प टू रीड एंड स्टोर द चार्जेस इन अ कैपेसिटर। ट्रांजिस्टर भी डी रैम के अंदर इस्तेमाल होता है, जो कि मदद करता है किसी भी डेटा को रीड और स्टोर करने के अंदर कैपेसिटर के अंदर। Capacitor has the habit of losing the charges after a very few millisecond। कैपेसिटर जो होता है उसमें एक फंक्शन होता है कि वो हर मिली सेकेंड के बाद चार्ज को लूज करता रहता है, यानी कि डिस्चार्ज होता जाता है। और इसी वजह से जो डी रैम नीडेड टू बी रिफ्रेश आफ्टर फ्यू मिली सेकेंड, और इसी वजह से जो डी रैम है वो बार बार रिफ्रेश होती रहती है। द रिफ्रेश ऑपरेशन इज वेयर द डायनेमिक रैम गेट इट्स नेम। और इसी वजह से इसी रिफ्रेशमेंट की वजह से डी रैम का नाम डायनेमिक रखा गया है, क्योंकि ये इसमें जो मूवमेंट है जो चलती रहती है, डायनेमिक मीन्स इन अ मूवमेंट, तो इसी वजह से डी रैम इसका नाम रखा गया, क्योंकि इसमें रिफ्रेशमेंट बार बार ऑटोमेटिकली कैपेसिटर की वजह से होती रहती है। इट नीडेड टू बी डायनामिकली रिफ्रेश ऑल ऑफ इट्स टाइम और फॉरगेट व्हाट इज होल्डिंग। इसी रिफ्रेशमेंट की वजह से ये बार बार अपने अंदर से डेटा जो उसने स्टोर किया होता है उसको रिफ्रेश करने की वजह से वो डेटा चला जाता है, जिसकी वजह से फिर न्यू डेटा आता है। उसी वजह से ये अपना बार बार डेटा लॉस करता रहता है और न्यू डेटा स्टोर करता रहता है। द डाउन साइड ऑफ द रिफ्रेशमेंट इज दैट इज टेक टाइम एंड स्लो डाउन द मेमोरी। और इसी रिफ्रेशमेंट की वजह से जो ये टाइम कंजम्पशन ज़्यादा करता है और इसी वजह से मेमोरी थोड़ी
स्लो होती है। इट इज चीपर देन द एसरेम, ये एसरेम से चीपर होता है। इट इज स्लोअर देन द एसरेम, एसरेम से ये स्लो होता है। डी, it stores a large amount of the bit in a small amount of the physical space as compared to the SRAM। इसकी ये खास बात है कि ये लार्ज जो स्पेस है वो ऑक्यूपाइड नहीं करता है एज कम्पेयर टू द SRAM। द प्राइमरी मेमोरी इज मेड ऑफ द DRAM। जब प्राइमरी मेमोरी जो हमने लास्ट टाइम पढ़ी थी वो किससे बनी होती है, वो DRAM से मिलकर बनी होती है। तो हमारे जो दूसरी जो है रैम की जो टाइप है वो है एस रैम, स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। इट यूज द फ्लिप फ्लॉप टू स्टोर द डेटा। ये जो एस रैम जो होती है वो फ्लिप फ्लॉप्स यूज करती है डेटा को स्टोर करने के लिए। डी रैम जो होती है वो कैपेसिटर यूज करती है। एस रैम जो होती है वो फ्लिप फ्लॉप्स यूज करती है। ये जो है हम देख रहे हैं ये है नोड्स। SRAM जो है सिंगल फ्लॉप्स कैन स्टोर द सिंगल बिट ऑफ डेटा। जो SRAM जो होती है वो सिंगल जो फ्लिप फ्लॉप्स होगा वो सिंगल डेटा को स्टोर करेगा। अ सिंगल फ्लिप फ्लॉप इज मेड अप ऑफ 4 to 6 ट्रांजिस्टर एंड सम वायरिंग। जो सिंगल फ्लिप फ्लॉप्स होती है ना वो 6 या 4 ट्रांजिस्टर पर कंसिस्ट होती है और उसमें कुछ वायरिंग होती है। द फ्लिप फ्लॉप इज कॉल्ड द डी रैम मेमोरी सेल। जो फ्लिप फ्लॉप से वो डी रैम मेमोरी सेल्स कहलाती हैं। SRAM डज नॉट नीडेड टू बी रिफ्रेश। SRAM को रिफ्रेश करने की कोई ज़रूरत नहीं होती है, उसको कोई नीड नहीं होती है। इट इज़ रीजन द SRAM इज फास्टर देन द डी रैम। और इसी वजह से जो SRAM है वो डी रैम से ज़्यादा फास्ट होती है एग्जीक्यूशन के अंदर, क्योंकि कैपेसिटर को डिस्चार्ज होना और चार्ज होना इसके अंदर उसको टाइम कंजम्पशन थोड़ी ज़्यादा होती है। इसीलिए जो SRAM है उसमें कोई रिफ्रेशमेंट का ऐसा कुछ नहीं होता जिसकी वजह से SRAM जो है फास्टर एग्जीक्यूशन होती है। द मेमोरी सेल ऑफ द SRAM टेक अप मोर स्पेस ऑफ DRAM मेमोरी सेल। जो SRAM की जो मेमोरी सेल है वो ज़्यादा स्पेस करते हैं एज कम्पेयर टू द DRAM, क्योंकि इसमें ज़्यादा ट्रांजिस्टर यूज़ होते हैं फॉर द स्टोरेज के लिए, तो इसलिए ये स्पेस भी ज़्यादा ऑक्यूपाई करते हैं। That is the reason it stored the less number of bits in a physical space as compared to the DRAM। और इसी वजह से ये कम डेटा स्टोर करते हैं ज़्यादा फिजिकल स्पेस के अंदर। The SRAM is larger in size physically। ये लार्जर इन साइज होता है। इट इज़ मोर एक्सपेंसिव एज कम्पेयर टू द डी रैम। ये डी रैम से थोड़ा एक्सपेंसिव होता है। द कैशेज मेमोरी इज मेड अप ऑफ द SRAM। जो हमने कैशेज मेमोरी पढ़ी थी जो प्रोग्राम को रन करने के अंदर हेल्प आउट करती है वो किससे बनी होती है, वो SRAM से मिलकर बनी होती है। तो आगे हम चल के आगे और देखते हैं कि इसके अंदर और क्या क्या चीज़ें हैं। मेमोरी सेल ऑफ डी रैम एंड द SRAM। डी रैम जो मेमोरी सेल है वो एक कैपेसिटी एक ट्रांजिस्टर पर का अपना कंसिस्ट होता है, और जो SRAM जो है वो मिनिमम 4 to 6 ट्रांजिस्टर अपने अंदर रखता है फॉर द स्टोरेज। अब टाइप्स ऑफ रोम। अब रैम की तो हमने टाइप्स कर ली गए। रैम्स की दो टाइप है, डी रैम और द SRAM। और अब जो सेकंड है वो रोम। रोम की जो 3 टाइप्स आती है। रोम्स आर डिवाइडेड इनटू 3 बेसिक टाइप्स, PROM, EPROM एंड डबल EPROM। चले देखते हैं कि ये क्या होती है। और PROM, PROM is stand for the programmable read-only memory। It is also called field programming ROM यानी कि FPROM और वन टाइम प्रोग्रामेबल मेमोरी। जो PROM होती है उसको हम फील्ड प्रोग्रामिंग रोम भी कहते हैं और वन टाइम प्रोग्रामिंग रोम भी कहते हैं। वी कैन स्टोर राइट स्पेशल प्रोग्राम बायोस इन अ PROM बट ओनली द वन टाइम्स।
पी रोम के अंदर हम स्पेशल प्रोग्राम को स्टोर करते हैं जो एट अ टाइम सिर्फ एक ही बार हम स्टोर कर सकते हैं। वंस द प्रोग्राम इज रिटन नॉट बी एबल टू चेंज, अगर हमने एक प्रोग्राम उसमें लिख दिया तो हम उसको दोबारा चेंज नहीं कर सकते। इट इज प्रोग्रामेबल बाय द स्पेशल डिवाइस कॉल्ड द पी-रोम बर्नर। अगर हम चाहते हैं कि वो पी-रोम के अंदर हमने एक बार तो प्रोग्राम लिख दिया और हम उसको दोबारा राइट नहीं कर सकते, अगर हम चाहते हैं कि हम उसकी जगह दूसरा प्रोग्राम लिखें तो हमें एक सॉफ्टवेयर यूज करना पड़ेगा पी-रोम बर्नर, जिसके जरिए से हम पहले उसको रिमूव करेंगे, देन वी विल एबल टू रीराइट द प्रोग्राम। दूसरी जो इसकी जो टाइप है वो है EPROM। EPROM मीन्स इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। इट इज इरेजेबल एंड कैन बी प्रोग्राम अगेन एंड अगेन। ये वो मेमोरी होती है जिसके अंदर हम इजीली प्रोग्राम जो है इरेज कर सकते हैं और प्रोग्राम हम बार बार लिख सकते हैं, उसको हम कहते हैं इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, मतलब EPROM। ये होती है EPROM। और इसकी जो इट इज इन ऑर्डर टू प्रोग्रामेबल EPROM इट मस्ट बी फर्स्ट इरेज। अगर हम EPROM के अंदर कोई प्रोग्राम करना चाहते हैं तो हमें समय पहले उसको इरेज करना पड़ेगा। EPROM chips has quarter size window on the face of its then exploit interior circuit। EPROM की जो चिप्स है वो क्वार्टर विंडो साइड जैसी फेस है इसका, एंड एक्सप्लोसिव इंटीरियर, और इसके अंदर जो है वो सर्किट होता है। When ultraviolet light is shine through the window it causes a chemical reaction that evaporates the EPROM। जब हम अल्ट्रावायलेट लाइट जब EPROM के ऊपर हम स्ट्राइक करते हैं तो इसकी वजह से कुछ केमिकल रिएक्शन होते हैं उस चिप के अंदर, और उस केमिकल रिएक्शन की वजह से वो EPROM इजीली इरेज हो जाती है। In order to reprogram the EPROM must be removed from the computer। और अगर हम EPROM में कोई प्रोग्राम इंसर्ट करना चाहते हैं, उसको इरेज करना चाहते हैं, तो सबसे पहले हमें EPROM को कंप्यूटर से रिमूव करना होता है। इट इज प्रोग्रामेबल यूजिंग द प्रोग्राम बर्नर, और इसको हम रीप्रोग्राम करते हैं प्रोग्राम बर्नर के जरिए। थर्ड जो टाइप है रोम की वो है EEPROM यानी कि EEPROM। EEPROM is stand for electrically erasable programmable read-only memory। Most new PCs now include the EEPROM। अभी जितने भी जो नए PCs आ रहे हैं वो EEPROM के ऊपर कंसिस्ट करते हैं। It can be erased, reprogrammable again and again। इसको हम बार बार रिप्रोग्राम EEPROM की तरह हम बार बार प्रोग्राम कर सकते हैं। But unlike EEPROM, it does not need it to be removed from the computer to be reprogrammed। और EEPROM को अगर हम इरेज करना चाहते हैं तो हमें कोई ज़रूरत नहीं है कि हम उसको कंप्यूटर में से रिमूव करें, जैसे हम EEPROM के अंदर उसको करते हैं, पहले रिमूव करते हैं, देन वी reprogram the EEPROM। It is programmed using the special software that run on the PC। और जो हमें प्रोग्राम करना होता है उस चिप के अंदर, तो वो हम कंप्यूटर के अंदर ही सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करके उसमें हम प्रोग्राम करते हैं। रिप्रोग्रामिंग EEPROM इज कॉल्ड द फ्लैशिंग। और जो हम ये जो प्रोसेस रिप्रोग्रामिंग का कर रहे होते हैं EEPROM के अंदर, इसको हम कहते हैं फ्लैशिंग। और EEPROM इज आल्सो रेफर्ड टू एज द फ्लैश रोम। और EEPROM जो है इसको हम आल्सो रेफर कर होते हैं फ्लैश रोम के जरिए। इट लेट्स योर अपग्रेड द बायोस विदाउट रिमूविंग द रिप्लेसिंग द रोम चिप। और इसी वजह से ये इतनी बेहतर है कि हमें कंप्यूटर के अंदर से चिप को रिमूव नहीं करना पड़ता। इसीलिए हम बायोस जो आज के जो PCs हो रहे हैं उसके अंदर हम जब हमें बायोस करनी स्पेशल प्रोग्राम हम जब
दोबारा करना चाह रहे होते हैं तो हमें कोई चिप निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। हम डायरेक्टली ही किसी सॉफ्टवेयर के ज़रिए से हम अंदर उसके अंदर चेंजिंग करके प्रोग्राम चेंज करके हम बायोस कर लेते हैं। तो इसी वजह से ये ईपी रोम से ज़्यादा अच्छी है। इट इज़ बेटर देन द ईपी रोम। तो उम्मीद करता हूँ कि आज के जो हमारा जो लेक्चर था वो रैम और रोम की टाइप सी, उम्मीद करता हूँ कि आज का जो आपको लेक्चर है वो समझ आया होगा कि रोम की क्या टाइप्स है और वो टाइप्स में क्या क्या चीज़ें होती हैं, किस चीज़ों से मिलकर बना होता है, क्या फंक्शन करता है। तो हमने लास्ट लेक्चर में हमने जो रैम पढ़ी थी, रैम की हमने फर्दर टाइप्स पढ़ी। तो उम्मीद करते हैं कि आपको कंप्यूटर के रिलेटेड इतना तो पता हो गया होगा कि कंप्यूटर के अंदर क्या क्या चीज़ें हम यूज़ कर रहे हैं और उन चीज़ों के अंदर उसकी क्या क्या टाइप्स है। तो अगली फिर लेक्चर में हमारी मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।